आज हम गुजरात के भावनगर के एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक पहेली भी है। हाँ, ये कहानी एक ट्रिपल मर्डर की है और इसमें जो आरोपी है वो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक सरकारी वन अधिकारी है। एक ऐसा इंसान जिसका काम मतलब रक्षा करना होता है। और जो इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है, वो है इसकी प्लानिंग का तरीका। दृश्यम वाला एंगल। बिल्कुल। आरोपी ने मशहूर फिल्म दृश्यम से प्रेरणा लेकर अपनी ही पत्नी और 2 बच्चों की हत्या को उसे एक गुमशुदगी के मामले में बदलने की कोशिश की। ये एक ऐसी कहानी है जहां सिनेमा का फिक्शन असल जिंदगी की क्रूर सच्चाई से टकराता है। हमारे पास इस केस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और जांच के ब्यौरे हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इतनी सोची समझी फिल्मी योजना असल पुलिस जांच के सामने तिनके की तरह बिखर क्यों गई। हाँ, और हम उस हर गलती की परतें खोलेंगे जो आरोपी ने की। और साथ ही उस सबसे मुश्किल सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि एक पढ़ा लिखा ऊंचे पद पर बैठा पति और पिता अपने ही परिवार का संहारक कैसे बन गया। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां यही वन अधिकारी अपनी पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचता है। तो वो पुलिस के पास जाकर एक बड़ी ही सीधी सादी मतलब एक कहानी सुनाता है। हाँ। कहता है कि उसकी पत्नी किसी बात पर नाराज हो गई थी और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो एक बहुत परेशान पति है जिसे अपने परिवार की चिंता है। मकसद साफ था, पुलिस को गलत दिशा में भटकाना। और यहीं से उसकी पहली और सबसे बड़ी, मैं कहूंगा, वैचारिक गलती शुरू होती है। उसे लगता है कि पुलिस उसकी कहानी पर यकीन कर लेगी। लेकिन आज के डिजिटल युग में किसी का यूं ही गायब हो जाना लगभग नामुमकिन है। हर किसी का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है। फोन कॉल्स, मैसेज, सोशल मीडिया, ऑनलाइन पेमेंट्स भी। बिल्कुल। तो जब कोई परिवार अचानक गायब होता है और उनका डिजिटल फुटप्रिंट पूरी तरह से शांत हो जाए, तो वो गुमशुदगी कम और किसी अनहोनी का संकेत ज्यादा लगता है। तो क्या पुलिस को शुरुआत से ही शक हो गया था? सीधे तौर पर हत्या का शक नहीं, लेकिन कहानी में झोल का अंदाजा जरूर हो गया था। अच्छा। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पाया कि उस महिला या बच्चों को किसी ने कहीं जाते हुए देखा ही नहीं। न कोई बस टिकट, न ट्रेन का रिकॉर्ड, न किसी रिश्तेदार से कोई संपर्क। और सबसे अहम बात जो आपने कही, तीनों के मोबाइल फोन। हाँ, वो एक ही समय पे बंद हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। और यहां से मामला सच में दिलचस्प होने लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को सबसे ज्यादा शक तब हुआ जब आरोपी अपनी ही बताई कहानी में उलझने लगा। बिल्कुल। जब उससे पूछा गया कि पत्नी ठीक किस समय घर से निकली, तो वो बार बार अपना बयान बदलने लगा। कभी सुबह का वक्त बताता, कभी दोपहर का। और पुलिस की पूछताछ के दबाव में उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिखने लगी होगी। हाँ। यहां हमें झूठ बोलने के मनोविज्ञान को समझना होगा। देखिए, जब कोई सच बोलता है तो उसे कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वो घटना असल में हुई है। सही बात है। लेकिन झूठ बोलने वाले को एक पूरी कहानी गढ़नी पड़ती है और उसके हर किरदार, हर टाइमलाइन को याद रखना होता है। जांच के दबाव में ये मानसिक बोझ बहुत बढ़ जाता है और कहानी में विरोधाभास आने लगते हैं। तो ये उसकी दृश्यम स्टाइल गलती थी? इसे दृश्यम की अधूरी नकल कहना ज्यादा सही होगा। अच्छा, अधूरी नकल क्यों? क्योंकि दृश्यम में अजय देवगन का किरदार सिर्फ एक कहानी नहीं गढ़ता, बल्कि उस कहानी को सच साबित करने के लिए झूठे सबूतों की एक पूरी चेन तैयार करता है। फिल्म के टिकट्स, होटल के बिल, गवाह। हाँ, वो हर चीज का सबूत बनाता है। उसकी कहानी हवा में थी। और यही चीज पुलिस के शक को यकीन में बदलने के लिए काफी थी। बिल्कुल। तो आरोपी की कहानी में इतने झोल थे कि पुलिस का शक गहराना लाजमी था, लेकिन शक को सबूत में बदलने के लिए उन्हें कुछ ठोस चाहिए था। हाँ, कुछ मजबूत सबूत। तो जाहिर है अगला कदम घर की तलाशी ही होगा। बिल्कुल। और वो भी सिर्फ एक सामान्य तलाशी नहीं, बल्कि एक फुल फॉरेंसिक स्वीप। पुलिस समझ चुकी थी कि अगर कुछ हुआ है तो उसका केंद्र वो घर ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस घर पहुंची तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। साफ सुथरा। हाँ, घर एकदम साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था कि आरोपी ने सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। या फॉरेंसिक विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत काम करता है, जिसे लोकार्ड का विनिमय सिद्धांत कहते हैं। लोकार्ड का सिद्धांत? हाँ, इसका मूल मंत्र है, हर संपर्क एक निशान छोड़ता है। अपराधी चाहे कितनी भी सफाई कर ले, वो घर स्थान से कुछ न कुछ अपने साथ ले जाता है और अपना कुछ न कुछ वहां छोड़ जाता है। इस केस में
वो खून के धब्बे पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। मतलब उसे लगा कि उसने सब साफ कर दिया है। हाँ, सब साफ कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सही कहा। फोरेंसिक टीम ने ल्यूमिनॉल नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये तो मैंने फिल्मों में देखा है। हाँ, ये एक ऐसा केमिकल है जो अंधेरे में उन जगहों पर नीले रंग की चमक पैदा करता है जहां खून के अंश मौजूद हो, भले ही उन्हें धो के साफ क्यों ना कर दिया गया हो। खून में मौजूद आयरन के साथ इसकी प्रतिक्रिया होती है। तो जब घर में अंधेरा करके इसका स्प्रे किया गया होगा तो दीवारों के कोनों में, फर्नीचर के नीचे और बाथरूम में कई जगह नीली चमक से जगमगा उठी। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। आरोपी के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। ये सिर्फ झटका नहीं, बल्कि केस का टर्निंग पॉइंट था। अब पुलिस के पास वैज्ञानिक सबूत था कि घर के अंदर हिंसा हुई थी और खून बहा था। और कुछ मिला था। हाँ, टीम को घर से एक अजीब केमिकल की गंध भी आई, जिससे पता चला कि उसने खून की गंध को दबाने के लिए किसी एसिड या क्लीनर का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया था। तो अब ये केस गुमशुदगी का नहीं रहा। नहीं, अब ये साफ तौर पर हत्या का बन चुका था। घर के अंदर हत्या हुई, ये तो साबित हो गया, लेकिन अब भी एक बड़ी पहेली बाकी थी। शव कहाँ थे? अब पुलिस का पूरा ध्यान आरोपी की गतिविधियों पर केंद्रित हो गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट वाले दिन और उसके आसपास की उसकी हर मूवमेंट को खंगाला जाने लगा। मुझे लगता है सबसे पहले उन्होंने उसकी गाड़ी की जीपीएस या फिर मोबाइल लोकेशन को खंगाला होगा। क्या वहीं से कुछ मिला? हाँ, और यहाँ तकनीक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पुलिस ने सिर्फ उसकी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री ही नहीं खंगाली, बल्कि एक और शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। वो क्या? उसे टावर डंप डेटा कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस रात परिवार गायब हुआ, उस रात आरोपी की कार जिन जिन मोबाइल टावरों के पास से गुजरी, उन टावरों के सिग्नल एरिया में मौजूद सभी सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा निकाल लिया गया। ओह, तो इसका क्या फायदा हुआ? इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, आरोपी की सटीक लोकेशन, और दूसरी, क्या उस वक्त उसके साथ कोई और भी था या वो अकेला था। डेटा से पता चला कि उसकी कार शहर से बाहर एक सुनसान ग्रामीण इलाके की तरफ गई थी। और फिर सीसीटीवी फुटेज? बिल्कुल। पुलिस ने उस रूट पर लगे सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा के रिकॉर्ड्स को चेक किया, जिससे गाड़ी का जाना और वापस आना कंफर्म हो गया। उसे लगा था कि रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पे उसे कोई नहीं देखेगा, जो उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। और फिर पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची? हाँ, मोबाइल टावर की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उस सुनसान इलाके में पहुंची, और वहां तलाशी के दौरान जो मिला वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। शव मिल गए? हाँ, अधिकारी की पत्नी और उसके दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए, जिन्हें बड़ी बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। इस खोज के बाद तो मतलब आरोपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा होगा। बिल्कुल नहीं। शवों का मिलना इस केस का वो निर्णायक सबूत था, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। अब पुलिस के पास हत्या का हथियार, मौका वारदात यानी घर, और हत्या के शिकार हुए लोगों के शव, सब कुछ था। अब सिर्फ एक सवाल बचा था, सबसे बड़ा सवाल, क्यों? क्यों? एक पति और पिता ने ऐसा क्यों किया? पुलिस जांच में जो मकसद सामने आया वो उतना ही परेशान करने वाला है जितना कि ये अपराध। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घर में अक्सर झगड़े होते थे। हाँ, और आरोपी खुद बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और घरेलू कलह से गुजर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में आर्थिक तंगी का भी जिक्र है। लेकिन ये तो सतह पर दिखने वाले कारण हैं। झगड़े, तनाव, पैसे की कमी, ये समस्याएं तो कई परिवारों में होती हैं। हाँ, पर हर कोई हत्यारा तो नहीं बन जाता। सही बात है। यहाँ हमें अपराधी के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरना होगा। इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के लिए खास टर्म इस्तेमाल होता है, फैमिली एनिहिलेटर। फैमिली एनिहिलेटर? जी, ये क्या होता है? इसका मतलब है पारिवारिक संहारक। ये अक्सर वो पुरुष होते हैं जो परिवार को अपनी पहचान, अपनी संपत्ति और अपने नियंत्रण का एक हिस्सा मानते हैं। अच्छा। जब उन्हें लगता है कि वो अपनी भूमिका, जैसे एक अच्छा पति, एक अच्छा प्रदाता या परिवार का मुखिया, निभाने में नाकाम हो रहे हैं या उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है, तो उनकी सोच विकृत हो जाती है। मतलब? उन्हें लगता है कि अगर मैं नहीं तो मेरा परिवार भी नहीं, मेरे बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक बेहद खतरनाक और आत्मकेंद्रित मानसिकता है, जहां वो शर्मिंदगी या नाकामी के एहसास से बचने के लिए पूरे परिवार को ही मिटा देना चाहते हैं। ये तो बहुत ही भयावह है। मतलब वो इसे एक तरह से दया हत्या के तौर पर देखता है अपनी विकृत सोच में। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है जहां अपराधी खुद को एक पीड़ित के तौर पर देखता है, जो अपने परिवार को दुनिया के दुखों से आजाद कर रहा है।
यह दिखाता है कि जब मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता है और संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति किस हद तक खत्म हो सकती है। तो जब पुलिस ने इन सभी सबूतों के साथ उसे गिरफ्तार किया, तो क्या उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया? नहीं, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, वो आखिर तक झूठ बोलता रहा। उसने अपनी वही गुमशुदगी वाली कहानी दोहराई। लेकिन सबूतों के सामने? हाँ, जब पुलिस ने एक एक करके सारे सबूत उसके सामने रखे, घर में लूमिनॉल से चमके खून के धब्बे, केमिकल की गंध की फोरेंसिक रिपोर्ट, उसकी गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर का डेटा और आखिर में शवों की तस्वीरें, तो उसके पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो टूट गया। सबूतों के इस पहाड़ के नीचे वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो कुल मिलाकर पुलिस ने इसे एक सोची समझी हत्या बताया, एक ऐसी हत्या जिसे गुमशुदगी का ड्रामा बनाकर छिपाने की कोशिश की गई। हाँ, लेकिन विज्ञान, तकनीक और जांचकर्ताओं की सूझबूझ के सामने ये योजना पूरी तरह नाकाम हो गई। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना भी है। बिल्कुल, ये सवाल उठाता है कि एक पढ़ा लिखा, सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास एक अच्छी नौकरी है, वो अंदर से कितना टूट सकता है। ये हमारे सामाजिक ताने बाने और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी उदासीनता पर भी एक गंभीर टिप्पणी है। तो आज हमने भावनगर ट्रिपल मर्डर केस की हर परत को खोला। एक ऐसी कहानी जहां एक फिल्मी साजिश असली दुनिया की जांच के सामने ध्वस्त हो गई और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उस पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। ये मामला ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विश्वास का क्या होता है। बिल्कुल, एक सरकारी अधिकारी जिसका काम प्रकृति और समाज की रक्षा करना है, जब वो अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाता है, तो ये भरोसे की नींव को हिला देता है। हाँ, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे कितने बंद दरवाजे हैं जिनके पीछे ऐसी ही कहानियां दबी हुई हैं, और एक समाज के तौर पर हम तनाव और डिप्रेशन के किन संकेतों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। और शायद एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए। दृश्यम जैसी फिल्में मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन क्या इनका असर कुछ लोगों पर इस हद तक हो सकता है कि वे अपराध को एक सुलझी हुई पहेली की तरह देखने लगें, न कि एक मानवीय त्रसदी की तरह? ये गहरी मनोवैज्ञानिक बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। कोई आसान जवाब नहीं। और ये सवाल इस केस के बाद हमारे साथ रह जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अभी लाइक बटन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्राइम स्क्वायर को किस शहर से देख रहे हैं। और याद रखें, ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अभी हमारे चैनल क्राइम स्क्वायर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।